बिंदु पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो कैसे निकालेंगे जरा उसको एक बार देखते हैं। एक फिगर देख के बनाते हैं बेटा। हमने कहा कि ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्या बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और ये मान लीजिए माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू। ठीक है, इससे किसी आर दूरी पर, कहा आर दूरी पर कहा होगा बेटा? इसके बीच से अगर हम कहीं पर किसी मान लें आर दूरी पर, ये बिंदु हमारा पी है, ये बिंदु हमारा पी है। हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये बिंदु पी जो बेटा है ना इसके बिल्कुल इधर है, एक्सियल पर है, और ना ही बिल्कुल इसके इक्वेटोरियल पर है, मतलब बिल्कुल ऊपर है। तो ये कहा बेटा? कहीं भी ये हो सकता है। इस बिंदु पी पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इसका तरीका एक हो सकता है बेटा, हम कह सकते हैं कि इसको अगर ये एक्सियल नहीं है तो इसको एक्सियल बना लें। नहीं बनाना है भैया, इसको बना लें। नहीं है और तरीका लगाए तो बहुत मैटर, दूसरा तरीका हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको घुमा के बिल्कुल ऐसा कर दें कि बिल्कुल ऊपर आ जाए, या फिर इसको घुमा के ऐसे कर दें तो इसकी बिल्कुल इक्वेटोरियल आ जाए। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसको हम इसके दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। हमने कहा मान लो कि जो ये कोण, ये जो हमारा बिंदु पी है, ये इससे किसी थीटा डिग्री के कोण पर है। कितने बेटा? थीटा डिग्री के कोण पर है। यहां पर इसे सेंटर से थीटा डिग्री कोण पर है ना? नहीं, तो अब क्या करें? हम इसको इस थीटा डिग्री से घुमा दें। क्या करें? थीटा डिग्री से घुमा दें। अगर इसके हम दो कंपोनेंट तोड़ें, इस जो हमारा पी है, इसका पी कहां होगा बेटा? पी कहां होगा बेटा? माइनस से प्लस की तरफ होगा, पी इधर की तरफ। अगर हम इसको दो कंपोनेंट तोड़ लें, ये पी है और इसको हम तोड़ लें, मतलब कि एक कंपोनेंट इसका तो ऐसे हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा? अगर तोड़ लें इसको, एक तो हमारा इसके ऊपर जाएगा इधर की तरफ एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कहां बेटा? तो सीधा 90 डिग्री पर। तो एक कंपोनेंट हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इधर की तरफ अगर तोड़ लें तो ये हो गया। अब इसके कारण अगर हम बात करें बेटा, जब इसका ये कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये पी था पहले वाला, तो जो इसका पी होगा क्या होगा? जब इसको इधर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका जो हमारा पी होगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर इसका पूरे का पी था तो पी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो अगर ये कॉस थीटा है, अब इसके कारण अगर वैद्युत द्विध्रुव हम निकाले इस बी पर, तो ये तो इसके क्या होगा बेटा? बिल्कुल जो पहला वाला पढ़ाया था बिल्कुल उसके अक्षीय स्थिति पे हो जाएगा। तो अगर अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हमको पता है, क्या था बेटा? अक्षीय स्थिति में अगर निकालना हो तो उसके कारण E1 कितना आएगा बेटा? E1 कितना आएगा? E1 आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। यही तो आया था अक्षीय स्थिति में, 2p अपॉन r क्यूब। लेकिन जो p है बेटा क्या है? अब वो p cos थीटा है। p cos थीटा p नहीं हो क्या बेटा? उसका कंपोनेंट p cos थीटा है। तो p की जगह क्या लिखेंगे हम? p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये पहला वाला हो गया हमारा। ठीक, पहला हो गया। और जो दूसरा हमारा होगा बेटा, दूसरा कहां होगा? दूसरा हमारा कहां होगा? दूसरा देखते हैं बेटा। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा, एक तो हमारा इसका एक कंपोनेंट तो ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा बेटा? बिल्कुल इसके ऐसे होगा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा? कुछ दिख रहा है? इसका कुछ ऐसे होगा दूसरा। इसको दो कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे हम, तो एक कंपोनेंट तो हमारा ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये हो गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये जो होगा बेटा, ये तो p cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? इसका इधर की तरफ अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा? p sin थीटा। कहां होगा? p sin थीटा, जो किधर होगा बेटा? इधर की तरफ होगा। जो p इसका होगा p sin थीटा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, प्लस से माइनस से प्लस की तरफ, इधर की तरफ p sin थीटा। इसका p sin थीटा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा? इसके बिल्कुल बीच वाला जो दूसरा केस हमने पढ़ा था, तो वहां से E2 की वैल्यू क्या आई? E2 की वैल्यू हमारी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे में क्या था बेटा? p cos थीटा। p क्या होगा बेटा? यहाँ sin थीटा आएगा। तो p क्या है? sin थीटा में है। p अपॉन r क्यूब आया था उसमें, लेकिन p की जगह क्या रखेंगे? p sin थीटा रखेंगे। तो p अपॉन r क्यूब, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जरा E1 E2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, E1 E2 की बात कर लेते हैं। जो E1 आया होगा, जो पहला वाला केस हमने देखा था कि जब ऐसा केस आता है तो उसमें E जो रिजल्टेंट आता है, E आता है किधर की तरफ होता है बेटा? इधर की तरफ होता है। E1 बताया था, इससे हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा। और दूसरा केस जो हमने पढ़ा था, E जो आता है वो किधर आता है बेटा?
जो दूसरा केस पढ़ा था हमने, जो बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर आया था, उसमें कहा होता है बेटा बिल्कुल जस्ट इधर की तरफ, इसके इधर की तरफ, यानी कि जो E2 हमारा होगा इधर की तरफ होगा। ये हमारा हो गया E2, ये हमारा हो गया E2 और ये हो गया हमारा E1। दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा बेटा है? देखो यहाँ 2 टाइम्स 2p cos थीटा है, यहाँ पर p sin थीटा है, तो मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, E1 की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, E1 की हमारी वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये हमारा E1 हो गया और ये E2 हो गया। इसका जो हमारा रिजल्टेंट होगा क्या होगा बेटा? कुछ ऐसे मिला देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये E1 हो गया तो इसको कुछ ऐसे मिला देंगे, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? E होगा। ये E2 हो गया और ये हमारा E हो गया और ये हमारा E1 हो गया इधर की तरफ, तो ये E निकल गया है। अब E को अगर निकालना चाहें तो E को क्या करते हैं बेटा? E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है हमारा E1 और प्लस E2, दोनों को वेक्टर रूप से हम जोड़ देंगे और जोड़ के हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा, जो E1 इधर है और E2 इधर है, E1 इधर है और E2 इधर है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, 90 डिग्री कोण बना नहीं बन रहा है। और जब 90 डिग्री कोण बनता है तो E का मान क्या हो जाएगा बेटा? जो पहला हमने पढ़ा 11 में पढ़ा होगा हमने कि जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं और उनके बीच में 90 का डिग्री कोण आया तो क्या होता है बेटा? जैसे क्या होता है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है, फार्मूला नहीं होता बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फार्मूला होता है अगर दो वेक्टरों को जोड़ना हो ना। तो अब यहाँ देखो E1 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा, थीटा कितना बेटा? 90 डिग्री है, दोनों के बीच में कितना कोण? 90 बन रहा है, तो जैसे 90 रखेंगे तो cos क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, और 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हमारी E की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे डायरेक्ट और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा निकालते हैं। E1 स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन r3, एक इसका स्क्वायर लेंगे और दूसरा क्या बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपॉन r3, एक इसका स्क्वायर लेंगे और दोनों का कर देंगे अंडर रूट। ये हमारा E का मान आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, E वाला सॉल्व उतार लेना ऊपर और सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो हमारा E का मान यहाँ पे आएगा, दोनों में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में कॉमन है, इनको बाहर ले आएंगे तो ये स्क्वायर में आएंगे, कि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में आएंगे। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये ऐसे आ जाएगा पूरा। और अंदर क्या आएगा बेटा? अंदर क्या आएगा? r3। देखो r3 यहाँ भी है, r3 यहाँ भी है, इसको बाहर निकालेंगे तो भी r3 बाहर आ जाएगा, तो बटे r3 भी बाहर आ गया, r3 नहीं बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ r3 यहाँ r3, ये स्क्वायर 4 बढ़ गया अंदर में, तो r3 का ये बाहर हमारा आ जाएगा, ठीक, r3 आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं और कुछ आएगा 2p cos थीटा का स्क्वायर और p sin थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ आ सकता है 4p स्क्वायर, ये भी आ सकता है बेटा 2p, तो यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंदर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? 2p यानी 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2p स्क्वायर अपॉन r की पावर 6, और वहां क्या आएगा? प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6। ये हमारा सब अंडर रूट में है, तो यहाँ से अंडर रूट में क्या क्या निकल सकता है, इसको बाहर कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से r की पावर 6 जब बाहर आएगा तो r की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे हमारा r की 1/r की पावर 3 इधर हो गया। अंडर रूट में क्या आएगा? यहाँ बेटा 4p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाहर करते, यहाँ पे क्या हो गया? p को बाहर लेंगे तो p/r3, यहाँ p स्क्वायर यहाँ p स्क्वायर दोनों जगह p बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर में तो आएगा खाली p बचेगा। यहाँ आप इसका बात करते हैं तो यहाँ पे बचा अंदर अंडर रूट में क्या बचा? 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा छूटा है,
4 का स्क्वायर थीटा प्लस पी निकल गया बाहर, यहाँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इस 4 को भी बाहर ले लेते हैं, 4 का भी अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 भी हट गया यहाँ से, नहीं 4 वहां नहीं हटेगा क्योंकि 4 वहां भी नहीं है बेटा, यहाँ नहीं है 4 इसलिए नहीं हटेगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हटा दे रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सॉल्व है क्वेश्चन लगभग वही आ गया है। ठीक है, तो इसको और चाहे तो कर सकते हैं, पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सभी लोग पढ़े होंगे, लिख सकते हैं 4 + 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में आओ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 का स्क्वायर थीटा है और यहाँ प्लस करके माइनस में क्या कर सकते हैं, ये अगर ब्रैकेट हटा दें तो सीधा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 4 में से एक निकल गया तो क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचा +1। ये हमारा निकल के आ गया इसका ई का फार्मूला। तो ई बराबर जो हमारा निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये आप लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया। कहीं पर भी हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा उत्तर आराम से निकल के आ जाएगा। इसका ये इतना तो हो गया, ये हमारा ई निकल के आ गया। अब हमको एक चीज और दिखानी पड़ेगी, ये ई की वैल्यू निकल के आई है हमारी। अब ई की हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी, एक मिनट, बस 2 मिनट का काम है। ई की दिशा देख लो, ई की दिशा किधर होगी बेटा, मान लिया ई की दिशा यहाँ से कितना 5 डिग्री पे है, या ये थीटा नहीं 5 डिग्री मान लेते हैं कि कोई 5 डिग्री का कोण बना रहा है ई जो है E1 से, तो ई का मान कितना होगा, दिशा कितनी होगी बेटा, अगर हम दिशा की बात करें तो अगर tan phi लेते हैं हम, दिशा की बात करें, यहाँ देखो tan phi अगर लेते हैं तो tan phi बराबर क्या होगा, tan phi ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है E2 की वैल्यू कितनी है E2 बटे E1 होगा। यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, E2 की वैल्यू भूल गए, E2 की वैल्यू हमारी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितनी आई थी 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, यही तो आई थी E2 की वैल्यू। और E1 की वैल्यू कितनी, अच्छा ये उल्टा हो गया, p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ये थी p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। और जो E1 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आई थी। तो यहां से बेटा ये कट गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p से ये p कैंसल और साइन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल। तो यहां से क्या बचा बेटा, यहां से बचा tan phi बराबर ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बेटा 2 cos थीटा। अब साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है तो tan थीटा होता है। tan phi का जो मान निकल के आया बेटा, tan phi का मान निकल गया साइन थीटा बटे cos थीटा हो गया tan थीटा और बटे 2। तो tan phi का जो मान निकल के आया tan थीटा बाई 2, यानी जो phi का मान होगा ये tan थीटा के आधा होगा, tan phi का मान tan थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहां से हमको ई मिल गया और ई की दिशा भी मिल गई, ये क्या होगा, तो यहां से ई और उसकी दिशा निकल के आ गई। अब जरा इस जो हमने फॉर्मूला निकाला है जरा इसको चेक भी करना पड़ेगा कि कैसे फॉर्मूला निकाला है, वो सही है नहीं सही है, जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मूला लिखना है, बाकी सारा मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने कहा जो हमने पहला केस पढ़ा था, पहले केस को चेक करते हैं, केस
फर्स्ट की बात करते हैं। जब कहा था बेटा, वो बिल्कुल सीधे पर था, मतलब इसके बिल्कुल सीधे पर रखा हुआ था। उस समय अगर सीधे पर रखा हुआ होगा तो ये थीटा जो हमने माना है, थीटा कितना रहा होगा, थीटा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब वो बिल्कुल सीधे उस पर रखा होगा तो थीटा कितना 0 हो जाएगा। अगर हम सीधे पर रख दें केस फर्स्ट में, अगर थीटा बराबर हम 0 रख दें तो ऑटोमेटिक पहला वाला फॉर्मूला यहाँ से आ जाना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो अगर थीटा को 0 रखें तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर को जैसे 0 रखोगे, 3 कॉस स्क्वायर को 0 रखोगे प्लस 1 करोगे तो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इसकी वैल्यू और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, और 3 और प्लस 1 यानी 4 हो गया। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 4। और 4 रखोगे, 4 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 2। तो 2p अपॉन आर क्यूब, यही तो था पहला वाला जो पहला हमने निकाला था। मतलब कि जो हमने निकाला फॉर्मूला एकदम सही है। जो पहला वाला हमारा यहां से निकल गया, जैसे थीटा बराबर हमने 0 रखा, मतलब कि सीधा जैसे लिया तो थीटा बराबर हमारा 0 हो गया और पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो केस सेकंड की बात करते हैं, जो हमने दूसरे पढ़ा था। वहां पे क्या था, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर था यहाँ पे, मतलब जो कोण यहाँ से बन रहा होगा ऊपर जाने पर थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो केस सेकंड में अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखा तो जरा इसको देखते हैं, तब कितना आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में आए 3 कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 और प्लस 1, कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होता 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0। तो जैसे ये 0 हुआ, ये पूरा का पूरा मान हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, 1 ही बचा। तो अंडर रूट 1 का 1 निकल के कुछ नहीं हुआ, ये हट गया। और यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या बचा, p अपॉन आर क्यूब। यही तो सेकंड वाला था। मतलब कि ये फॉर्मूला हमारा सबके लिए वैलिड है। पहला वाला भी सही कर रहा है, दूसरा भी सही कर रहा है, कहीं पे भी रख दो पी पॉइंट को, ये हर जगह फॉर्मूला हमारा वैलिड है। ये हमने प्रूव करके देख भी लिया। तो ये आई थिंक आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई होगी तीनों केस में, और ये आपको अच्छे समझ में, एक दो बार जरूर देख लीजिएगा ताकि और कोई दिक्कत हो तो समझ में आपको आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब जो हमको पढ़ना है वो है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये क्या होता है, जरा इसकी बात करते हैं। हमने कहा बेटा कि मान लो कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। मतलब कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र, या हम बहुत सारी क्या हम वैद्युत रेखाएं खींच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आघूर्ण मतलब द्विध्रुव रखा हुआ है, तो द्विध्रुव मान लो ये हमारा कोई द्विध्रुव एक रखा हुआ है, इसमें एक हमारे इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि इस पे क्या है बेटा, -q आवेश, +q आवेश, या माइनस ले लें, -q आवेश यहाँ है, +q आवेश यहाँ है। अब ये बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, या इसको हम चलिए +q यहां लेते हैं, -q यहां ले लेते हैं। ठीक है, +q -q यहां ले लेते हैं। अब ये बताइए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा रखा हुआ है इसमें, तो बेटा क्या है, ये E है, क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र है तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पर आवेश रखा है इस पे बल लग रहा होगा, किधर की दिशा में, ई की दिशा में लग रहा होगा बल, ई की दिशा में लग रहा होगा। मतलब कि अगर ये Q है, +q है, तो इस +q पर, ये जो +q है, इस पर वैद्युत ध्रुव की दिशा के में आवेश इधर एक तरफ बल लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, नहीं बल, ये इधर जा रही है, इधर की लाइन जा रही है, तो मतलब ये +q आवेश है, तो इसमें बल इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। और जो ये -q है, इस पे बल इधर लग रहा होगा बेटा, इधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि E के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब E के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो अब मान लो कि ये हमारा इधर की तरफ बल लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब देखो, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और दोनों बल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, क्योंकि ये जिस रखे हैं जिसमें वो दोनों क्षेत्र बराबर है, और साथ ही साथ दोनों आवेश भी बराबर है, बस उनकी प्रकृति उल्टी है। तो जिस क्षेत्र में रखे हैं वो बराबर है, और आवेश भी बराबर है। इस कारण इस पे जो बल इधर लग रहा होगा, उस पे भी बल इधर की तरफ लग रहा होगा, दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने कहा कि एक बल इधर लग रहा है। अब जस्ट एग्जाम्पल इसको सोचो, इस पे
एक बल इधर तरफ लग रहा है और एक बल इस पर इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा, घूमने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, ये घूमना कोशिश करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक बल इस पे इधर लग रहा है और उतना बल इस पे इधर भी लग रहा है। तो जब दो समान बल इसके अपोजिट साइड में ऐसे लगेंगे तो ये बेटा क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जो घूमने की कोशिश करेगा उसे क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। ये जो बल युग्म, जो बल का युग्म बन रहा है, एक बल ये, एक बल, इस बल का क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो इसके कारण क्या इसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो ये जो इसमें बल युग्म का आघूर्ण होगा, इसे किसे लिखते हैं बेटा, टाउ से लिखते हैं। इसी का लिखते हैं टाउ। ये होता है हमारा टाउ का चिन्ह, ये टाउ का चिन्ह। तो इस बल युग्म के आघूर्ण को निकालने का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, टाउ बराबर जो हमारा होता है बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल गुणे दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, लगने वाला बल गुणे दोनों बलों के बीच में लगने वाली लंबवत दूरी, ये क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है। यानी बल युग्म आघूर्ण अगर निकालना है आपको, तो बल और उनके बीच में लगने वाली लंबवत दूरी आपको चाहिए। तो बेटा अब यहां देखें, अगर हम टाउ का फॉर्मूला लिखें यहाँ पर क्या होगा, तो टाउ बराबर क्या, लगने वाला बल क्या होगा बेटा, देखो लगने वाला बल, मान लिया कि जो ये बल इस पे लग रहा है वो F है, यही F इधर लग रहा होगा, यही F इधर लग रहा होगा, तो लगने वाला बल क्या है, यहाँ पर F मान लिया, लगने वाला बल F हुआ, और गुणे दोनों बलों के बीच में लंबवत दूरी। अब दोनों बल जो लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी बेटा, ये नहीं लेंगे, ये दूरी नहीं होगी, लंबवत बिल्कुल सीधी दूरी, सीधी दूरी लंबवत। तो मतलब कि जो यहां से यहां तक की दूरी होगी, जो यहां से और यहां तक की दूरी होगी, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये हुई हमारी लंबवत दूरी, ये हुई हमारी लंबवत दूरी, मतलब ये दूरी इसको चाहिए। ठीक है, आघूर्ण के लिए ये दूरी हमको चाहिए। अब ये दूरी कैसे निकलेगी बेटा, देखो हमको पता है कि इसका पूरे का लंबाई कितनी होती है बेटा, 2l होती है। पूरे की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है, सभी जानते हैं 2l होती है, 2l होती है। और मान लिया कि जो ये E है, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, E फैला हुआ है, इसमें जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में, और जो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, उनके बीच में क्या बेटा, थीटा का कोण बन रहा है। कितना, थीटा का कोण बन रहा है। अब थीटा कोण अगर बन रहा होगा तो जस्ट मुझे बताओ कि ये 2l है, ये 2l है और 2l है, अगर कोण यहाँ थीटा बन रहा है तो क्या इसकी दूरी निकाल सकते हैं हम, ये दूरी निकाल सकते हैं। अगर ये 2l है तो इसका मान 2l cos थीटा होगा, और इसका जो मान होगा लंबा वाला, यानी ये जो होगा वो क्या होगा, 2l sin थीटा, यानी इसकी जो लंबाई होगी ये क्या होगी, 2l sin थीटा के बराबर होगी। 2l और ये क्या है बेटा, 2l sin थीटा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका जो अवयव नीचे वाला होगा, ये वाला निकालना होगा, 2l cos थीटा होता, लेकिन हमको तो ऊपर चाहिए, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा वही इसके बराबर होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा यहां तक का, उसे क्या कहेंगे, 2l sin थीटा। अब तो मतलब इनके बीच की, दोनों बीच की लंबवत दूरी कितनी मिल गई हमको, 2l sin थीटा मिल गई। तो हम लंबवत दूरी को क्या देख सकते हैं, 2l sin थीटा, 2l sin थीटा लिख सकते हैं। तो टाउ का मान कितना आया, F गुणे 2l sin थीटा। अब उस F की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा जो बल लग रहा होगा इसके कारण ये E ही तो है, ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है जिस कारण इस बल लग रहा है। अगर वैद्युत क्षेत्र ना होता तो इस पे बल लगता ही नहीं। वैद्युत क्षेत्र में रखने के कारण इस आवेश पे बल इधर लग रहा होगा, तो वह बल कितना होगा, कितना बल होगा, वह जो बल होगा F होगा वो क्या होगा बेटा, Q इंटू E के बराबर ही तो होगा। ये हमने बताया था क्या, E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है ना बेटा, ये तो बताया था। तो F अपॉन Q, तो यहां से F निकालना हो तो क्या, Q इंटू E मल्टीप्लाई कर दें, तो F का वैल्यू कितनी आएगी, Q इंटू E ही तो आएगी बेटा। तो जो बल इस पे लग रहा होगा, तो जो आवेश है Q और जिधर ये दिशा जा रही है, जिधर ये वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से बल की जगह क्या लिख सकते हैं, बल की जगह लिख सकते हैं Q इंटू E इंटू 2l sin थीटा, लिख सकते हैं बेटा, 2l sin थीटा। तो यहां से देखो बेटा, जो टाउ का मान आया हमारा, टाउ का मान आया हमारा, टाउ कितना आया, टाउ बराबर जो हमारा होगा बेटा Q E sin थीटा। तो इसको जरा और ले, 2QL, 2QL एक जगह लिख दें और E sin थीटा को एक जगह लिख दें, कोई दिक्कत, अगल बगल कर दिया। तो 2QL क्या हो गया बेटा, 2QL क्या हो गया,
P, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL क्या P। बेटा इसीलिए लिखते हैं कि बार बार 2QL 2L आता ही है, तो अगर 2L शुरू में नहीं लिया होता तो यहाँ हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो इसलिए हमेशा 2L लेके चलते थे वहां पे। तो यहाँ हमको पता है कि P क्या होता है बेटा, P बराबर होता है 2QL, तो यहां से हम P की वैल्यू लिख देंगे। तो क्या होगा, तो टाउ हमारा क्या बना, टाउ हमारा बन गया, टाउ हमारा बन गया, इसके लिखेंगे पी ई साइन थीटा। क्या बन गया, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ये टाउ की हमारी वैल्यू आ गई, पी ई साइन थीटा। या फिर जब साइन थीटा होता है तो अगर इसको हम वेक्टर रूप में चाहे तो क्या लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, या शायद मार्कर खत्म हो गया, चलिए आप लोग क्लास भी खत्म होने वाली परेशान हो गई थी, या इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर, अगर वेक्टर रूप लिखना चाहें तो P क्रॉस E, P क्रॉस E लिख देंगे। यहां से आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया ये वेक्टर रूप में टी P क्रॉस E यानी P E साइन थीटा ही, वेक्टर रूप में चाहे तो इस लिख दें, और स्केलर में चाहे तो T बराबर टाउ बराबर P E साइन थीटा यहाँ लिख दें। तो यहां से हमको मिल गया क्या, वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ P E साइन थीटा, जो टाउ होगा वॉल्यूम का आघूर्ण होगा, उसका फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा P E साइन थीटा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस पे 2-3 एक बार केस देख लेते हैं कि क्या होंगे केस, ये आप लोग बता देना, ठीक है। इसके बाद एक केस देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर बाई चांस केस फर्स्ट पहली स्थिति, अगर ये थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा, थीटा बराबर हमारा 0 हो जाए, मतलब कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये बिल्कुल इसी की दिशा में रखा है, बिल्कुल इसी की दिशा में रखा है। तो क्या होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा हमारा, तो अगर इसमें थीटा बराबर 0 रखते हैं तो टाउ बराबर क्या होगा, अगर थीटा बराबर 0 रखे तो पीई साइन 0, अगर यहाँ थीटा बराबर हम रखें 0 तो क्या होगा, पीई साइन 0, यही तो हो जाएगा टाउ बराबर, और साइन 0 की वैल्यू क्या 0 होती है, तो टाउ बराबर क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 पूरा 0 हो गया। मतलब कि अगर इसको थीटा को 0 कर दें, इस द्विध्रुव को हम बिल्कुल इसी की लाइन में रख दें सीधा ऐसे, तो इस पे कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत वॉल्यूम आघूर्ण उत्पन्न होगा ही नहीं, ये घूमेगा ही नहीं, ये वैसे ही रखा रहेगा सीधा, क्योंकि टाउ हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं बेटा, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर हमने इसको थीटा को 90 कर दिया, क्या बेटा, थीटा को 90 कर दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या होगा, थीटा 90 का मतलब क्या है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, बिल्कुल ई उधर जा रहा है और इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया, थीटा 90 का मतलब क्या, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है ना, खड़ा नहीं हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा टाउ आएगा वो क्या होगा, पी ई साइन 90, और पी ई साइन 90 का मतलब क्या बेटा, पी ई 1 होता है, साइन 90 मतलब क्या 1, तो टाउ बराबर क्या बना, पीई, पी इस समय क्या होगा बेटा, टाउ पी जो बनेगा हमारा पीई, पी गुणे ई के बराबर होगा, जो कि क्या बेटा सबसे ज्यादा होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम का आघूर्ण इस पे लग रहा होगा, है ना बेटा। बाकी टाइम तो थीटा क्या बेटा 90 से कम रहेगा, तो कम कम लगेगा, कुछ कुछ बढ़ता जाएगा, जैसे 90 पहुंचेगा तो बेटा क्या पीई के बराबर लगेगा, तब यहाँ पर पी क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी मैक्स भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, मैक्स, मैक्स मतलब क्या, सबसे अधिकतम। तो यहाँ पर टी मैक्स की वैल्यू जो हमारी होती है, टी मैक्स की वैल्यू, इसको सबसे अधिकतम होने की वजह से इसको टी मैक्स लिखते हैं, तो टी मैक्स की वैल्यू जो हमारी होगी वो पीई के बराबर होती है, जो सबसे अधिकतम होती है। तो फिर यहां से आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी थी और थोड़ा सा आप लोगों को लगा भी होगा कि कहीं की समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बोरिंग से लगा होगा, तो टेंशन मत लीजिए, 2 बार इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, दूसरी बार न समझ में, तीसरी बार भी देख लीजिएगा, तो चीजें जो चीज समझ नहीं आएंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मेंशन करिएगा, चीजों को बता देंगे, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इसी साथ ये जो हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे और इस पे बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सभी लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो जो पढ़ा है आपने देखेंगे कि कितना आपको आता है, कितना आया, और
जो नहीं आएगा उसको फिर बताएंगे वहां पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है कि क्लास ज्वाइन करें, क्लासेस यहाँ धुआंधार चल रही हैं और सब लोग ज्वाइन कर लें, वरना फिर उनको लिए भी दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। तो सबको बताना है, आपका काम है ये। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे सेफ और सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।